Okay, class, good morning. Today we will be beginning with the part 2 of Introduction to Biology. Yesterday, whatever we have done, we will be taking a quick recap of that and thereafter we will be beginning up with the today's class. ठीक? तो कल जो आप लोगों ने पढ़ा था वो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप लोगों ने बायो ली है, बायो के साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों ली, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये क्यों नहीं ले लिया? Very good, because biology is an integrated science which will be supported by integration of dash and dash. In physics, the concepts which are essential to us include dash and dash. Very good. And in chemistry, if I talk about, I basically concern myself to the reactions and to the bonds principally, right? So एक बारी देख लेते हैं recap. तो we have discussed already matter, energy and bonds. Then the concepts of biology that we were talking about. Then we have given a cut through to the cell membrane, जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं तो एनर्जी कन्वर्जन है, जिसके अंदर मैंने ये बोला था मैं कॉम्पोजिशन से डील करने वाली हूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो दैट्स व्हाई इट इज केमिस्ट्री इन हैंड, राइट? एंड बायोलॉजी तो है ही, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ, विच इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ. फिर हमने इंटीग्रेशन की बात की थी, and then we have even got a better idea of landscape getting converted into the biological, physical and chemical sciences. बात की थी ना हमने कल. Then we had a word regarding कि nature of life would be dependent on cell, right? हमने बोला था, और सेल का प्रिंसिपल कौन? जीन. कौन बताएगा मुझे जीन, क्रोमोसोम और डीएनए की डेफिनेशन? Yes, please. Thank you so much. Chromosome is a thread-like structure present in the nucleus of the cell. What is DNA? Anyone? Very good. Chromosomes are made up of DNA, which is the deoxyribonucleic acid. Karthik, can you please answer what is gene? ठीक है. वेरी गुड. विच एनकोड्स द प्रोटीन. एनकोड इज द वर्ड. दैट मीन्स मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, हमेशा कहूंगी कि जब भी हम बात करते हैं जीन, क्रोमोसोम और डीएनए वर्ड्स की, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि जीन का मतलब प्रोटीन से है, जीन डीएनए की बनी है, क्रोमोसोम भी डीएनए का ही बना है. क्रोमोसोम एक ब्रॉडर फॉर्म है, डीएनए एक माइनर फॉर्म है, और जीन हमारे डीएनए या क्रोमोसोम का ही पार्ट है. क्लियर? बात क्लियर है ना? फिर हमने बात की थी बेटा कि ऐसा क्यों कि मेरी हाइट कम आपकी ज्यादा, ऐसा क्यों कि हम यहाँ जितने भी रह रहे हैं सबकी नॉर्मली हाइट जो है वो 5 से लेके 6 के बीच में है, लेकिन जितने भी हिली एरियाज में रह रहे हैं वो मेजरली 5'3" या 5'2" से बियॉन्ड है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हम एनवायरमेंट देंगे वैसी ही हमारी लाइफ नर्चर हो जाएगी. यानी जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं सेल को, लेकिन जीन्स के कंट्रोलर हमारी एनवायरमेंट है. दैट्स व्हाई वी से बायो इज ऑल डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड नर्चर. ठीक. फिर हमने बात की थी कॉस्मोलॉजी की, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एवोल्यूशन एंड टॉपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स की हम ब्रॉडर स्केल में बात करेंगे, क्लास 12th में भी बात करेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे, क्योंकि हमने लाइफ पढ़नी है, तो लाइफ पढ़ने से पहले ये तो जानेंगे ना वो कहाँ मिली और कैसे मिली और कब मिली, right? That is what cosmology is. So that is a technical term for it. फिर हमने एनर्जी की बात की थी, right? कौन बताएगा मुझे एनर्जी क्या है? What is matter? आप बताएंगे. Very correct. Anything which occupies space and mass is matter. Capacity of the matter to do work is energy. मैंने आपसे कहा था जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी वहां एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जितना मैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाऊंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी और मैटर हो जाएगा अनस्टेबल. मैंने कहा अभी आपका टेस्ट है, आप क्या करोगे? इमीडिएटली सर्च करना शुरू करोगे, क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं. मैंने कहा 2 महीने बाद है, आराम से सोचोगे, एनर्जी को डायरेक्शन दोगे, तब काम. राइट? तो यानी कि हम जितना ज्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर ले डाउन करेंगे, हमारी बॉडी उतना ही ज्यादा एनर्जी के लेवल को प्रोड्यूस करेगी. जितना हम चीजों को कामली और एक डायरेक्शन देके काम करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी डायरेक्टेड रहेगी. कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसी क्वेश्चन पे मैंने ऑलमोस्ट एंडिंग की थी.
द क्वेश्चन सेड कि आपको ऑलमाइटी ने एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया, यस और नो? लंग्स दिए, हार्ट दिया, सब दिया, तो एनर्जी का पैकेट ही बांध के भेज देते, ना खाना खाना पड़ता, ना खाना डाइजेस्ट करना पड़ता, ना ही उस खाने को डाइजेस्ट करके एनर्जी बना के काम करना पड़ता। आराम से आते एनर्जी की पोटली लेके, सुकून की जिंदगी गुजारते और चले जाते। करेक्ट? तो एनर्जी का पैकेट क्यों लेके आए हम? जब वो लंग्स बना सकते हैं, हार्ट बना सकते हैं, किडनी बना सकते हैं, ब्रेन जैसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना सकते हैं, देन व्हाई नॉट अ पैकेट ऑफ एनर्जी? उसी के लिए तो सारा गेम चल रहा है भाई। चलो यही करते हैं ना, हम खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं खाना खाने के बाद? डाइजेशन। डाइजेशन से क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन दिया, खाने से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। मैं कह रही हूँ एनर्जी का पैकेट ही लेके आ जाते हैं। सही बात है, और ऑर्गन्स का यूज भी खत्म हो जाता, बॉडी भी बड़ी सिंपल सी होती। और अच्छा, तुमने तो मेरी बात को सपोर्ट कर दिया, थैंक यू जी। वेरी गुड। एक हिंट जो हमने कल दिया था वही वाला हिंट इन्होंने लिया है और बहुत अच्छे से आंसर दिया है। देखो, एनर्जी के इंटर कन्वर्जन पे हमारी बॉडी चलती है, ठीक? हमारी बॉडी में कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर काम करते हैं। अगर एनर्जी का पैकेट लेके आ जाते तो एक तो कोई रैशनलिज्म नहीं रहता कितनी एनर्जी कब खर्च करनी है। मैं लेके आई 1000 और मैंने 1000 की 1000 पहले दिन खत्म कर दी, आगे की लाइफ कैसे जी? इक्वल आ गया, जीरो आ गया, जीरो पे लाइफ नहीं चलेगी। मैं 1000 लेके आई, मैंने कहा मैं तो एक भी खर्च नहीं करूंगी, तो कैसे लाइफ जीऊं? 1000 का 1000 पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं चलने फिरने के लिए। तो दैट मीन्स अगर हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम अप्रोच करता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसीलिए हम वो लेके नहीं आ सकते थे, इसीलिए हम ऐसे सिस्टम्स लेके आए हैं जो एनर्जी को बनाते हैं, घटाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर घटाते हैं, और हमारी बॉडी में इस वाली एक्टिविटी की वजह से हमारी लाइफ सस्टेन। इक्विलिब्रियम, नो एनर्जी चेंजेस, सिस्टम क्रैश। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम, नो एनर्जी चेंज, सिस्टम क्रैश। अब आज हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का। रिएक्शंस, जो कि केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो इन्वॉल्व होगा 100%। हमें हर जगह बायोकेमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, राइट? तो रिएक्शन में दो हमारे आई शुड से प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन की बात करूंगी तो मैं कहूंगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन होगा। अगर मैं बात करूंगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी आप देख पा रहे हैं, क्या कह रही है हमारी शॉर्ट फॉर्म? देखो जी, हमारी शॉर्ट फॉर्म कह रही है GER, G गेन, E इलेक्ट्रॉन, R रिडक्शन। तो हमेशा आपको याद रहेगा GER से या फिर GER से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इट्स लियो इज ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो यानी कि अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन है तो चीज क्या होगी? टूटेगी कि बनेगी? देख के बताना। वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है, टूटा बना? टूट गया। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर जनरली हमें ब्रेक डाउन मिलता है, और जहां रिडक्शन है वहां पर हमें फॉर्मेशन मिलता है, बिकॉज देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Am I clear? तो ये केमिस्ट्री का दूसरा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ये बोला कि हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसमें मैं बार बार वर्ड यूज करूंगी बेटा। मैं कहूंगी बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक? जहां मैं वर्ड बोलूंगी ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स गेन ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां मैं कहूंगी रिडक्शन, देयर इज गेन ऑफ। एम आई क्लियर टू यू? चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने रीड किया, कार्तिक एक ब्रीफ आउट दो, क्या क्या रीड किया? अभी एनसीईआरटी पैरेलली नहीं चल सकती है, ओके? ओके, तो मुझे बताइए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने रीड किए। पहला कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, बायोलॉजी इज एन इंटीग्रेटेड साइंस, इट वुड बी इन्वॉल्विंग डैश एंड डैश।
In physics, we'll be concerned with matter and energy. In chemistry, we'll be concerned with bonds. Biology का principal driving unit, cell का principal, gene. Cell का principal, gene. क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में डिफरेंस पता है तुम्हें? 10th से पता है, ठीक। तो द थिंग इज दिस कि अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में जहां हम डील करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली कि हमारी बॉडी का जो प्रिंसिपल अगर हम बोलें तो हमारी बॉडी का एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर बना रहता है, दैट इज थर्मल, एंड वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर हीट के मेंटेनेंस की डायनामिक्स। केमिस्ट्री में आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहाँ पर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी बॉडी में तो हीट है ना, तो मुझे उसके लॉस पता होने चाहिए कि वो किस तरह से वर्क करने वाली है मेरी बॉडी में जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस। दो लॉ पे बेस्ड है बेसिकली। पहला लॉ, एनर्जी कैन नीदर बी कंजर्व नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू। फिर मैं बोलूंगी किसी सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ गई, एंथैल्पी बढ़ गई मतलब हीट एनर्जी बढ़ गई। फिर मैं बोलूंगी किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डरलीनेस। आज ये रूम बना है, बहुत सुंदर लग रहा है, 5 साल बाद अगर मैं इसे कोई मेंटेनेंस ना दूं तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा हल्का लगेगा। फिर मैं 10 साल के बाद देखने आऊं तो शायद यहाँ मुझे कंप्लीट चेंज मिलेगा। अगर रेनोवेशन हो गया, रेनोवेशन नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी तो आएगी। तो कोई भी सिस्टम जो होता है वो हमेशा डिसऑर्डरलीनेस की तरफ मूव करता है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? पहला लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम। दूसरा लॉ कहता है डिसऑर्डरलीनेस ऑफ अ सिस्टम या एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। और एंथैल्पी कब इंक्रीज होगी? जब मैं हीट दूंगी। एंथैल्पी कब डिक्रीज होगी? जब मैं हीट ले लूंगी, राइट। सिस्टम से हीट आउट, एंथैल्पी विल रिड्यूस या डिक्रीज। सिस्टम में हीट इन, एंथैल्पी विल। तो जब भी अब मैं शब्द बोलूंगी, अगर मैं आपसे ये कहूंगी भाई मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप केमिस्ट्री में कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे बायो में ये वर्ड्स चाहिए और बायो में मुझे क्लैरिटी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये मेजर वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगी एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो आपको अब मतलब समझ में आ रहा है एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरलीनेस, वो हमें पता ही है इंक्रीज होने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं किसी सिस्टम में 1000 जूल एनर्जी थी, 100 जूल मैंने ले ली, बची कितनी? कितनी बची? 1000 जूल एनर्जी थी, ठीक यही बोला ना मैंने, 1000 जूल एनर्जी थी, उसमें से 100 जूल मैंने ले ली, कितनी बची? 900। कितने कहेंगे कि मैम अभी भी बची तो 1000 ही, आपने जो ले ली वो सिस्टम में तो है ही। Energy can neither be created nor be destroyed, it can just be converted from one form to another. मैम एनर्जी 1000 थी, आपने उसमें से 100 लेके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दी, लेकिन आप भी तो अभी सिस्टम का ही हिस्सा हो, तो सिस्टम में तो आप अभी भी हो, एनर्जी तो उतनी ही रह रही है, बस आपने उसका फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी, दैट मीन्स सिस्टम में एनर्जी हमारी कंजर्व रहने वाली है, ठीक। चलिए अभी बेसिकली हम जितना भी केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, ऑलमोस्ट टच करके आ चुके हैं। केमिस्ट्री की बॉन्ड और है जो मैं एक बार ही रिकैप दूंगी आपको दोबारा से, ठीक। उसके अलावा अभी वील बी प्रिंसिपली डीलिंग विद बायोलॉजी, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपनी बायो की तरफ पहुंच जाएंगे और कल से केवल बायो पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो आज कवर अप हो जाएंगे, ठीक। तो biology is an integrated science. Physics will include matter and energy. Chemistry will principally involve the reactions, and we will be dealing with law of thermodynamics when, as and when required, which states energy can neither be conserved nor be created, can just be converted from one form to another. And obviously entropy शब्द अगर कहीं आएगा तो मैं disorderliness की बात करूँगी। इतने में यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी पूछना चाह रहे हो? मैम आपने जीन बताया, क्रोमोसोम बताया, डीएनए बताया, क्या है वो पता है ना आप सबको पता है ना, क्रोमोसोम जीन के ऊपर नहीं है, जीन डीएनए के अंदर नहीं है, तीनों चीजें एक ही हैं। नाम किस पे डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। एम आई क्लियर? श्योर। चलिए अब हम बात करेंगे लाइफ की। लाइफ में मैंने आपको बोला प्रिंसिपल यूनिट कौन है? सेल है, ठीक। सेल किस में है प्रिंसिपल यूनिट? ऑर्गेनिज्म में। तो वील बी मूविंग इन कौन सा ऑर्डर अभी? असेंडिंग या डिसेंडिंग?
डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हमारे पास में कौन होगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल दे दीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और कोई? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कोई? सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम वुड बी मेड अप ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का एग्जांपल दे दीजिए। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड। ऑर्गन वुड बी मेड अप ऑफ टिश्यू। टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू? ठीक है, मुझे अभी भी थोड़ी सी डेफिनेशन इनकम्प्लीट मिली है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट। कौन देगा कंप्लीट डेफिनेशन टिश्यू की? वेरी गुड, एक्सीलेंट। Group of similar cell, या you can say group of cell having a common origin and performing a specific function. ऐसा ग्रुप जो कि हमें सिमिलर दिखेगा, काम भी सिमिलर करेगा, दो बार ही सिमिलर वर्ड आ गया है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो जब भी आप बायो में आंसर दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आप कंप्लीट आंसर दो। जितने आप आंसर्स को कंप्लीशन में देते हो ना, उतना आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो और उतने ही एमसीक्यूज हमारे हाथ में ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन या हैविंग अ कॉमन फंक्शन। उसके बाद हम सेलुलर लेवल पे आ गए। ऑब्वियसली सेल वुड बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इन टर्न वुड बी मेड अप ऑफ एटम। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से कॉम्बिनेशन से। चलो फटाफट से मुझे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे दो। H2O। कार्तिक, 4 मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे। हाँ, अच्छा, और? आर यू राइटिंग समथिंग साइडवाइज? नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट, यू कैन ऑलवेज कंजर्व दिस पीपीटी, राइट? एंड अदरवाइज जहां पर जरूरत होगा मैं लिखवा दूंगी। तो क्या कहा हमने? हमने बोला कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना है? ऑर्गन सिस्टम का बना है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन का बना है। ऑर्गन टिश्यू का बना है। टिश्यू सेल का बना है। सेल मॉलिक्यूल का बना है और मॉलिक्यूल एटम। अब बड़ी दुविधा है, क्यों? सेल कितना सा? मैम इतना सा, ऐसा ही है ना? और मॉलिक्यूल्स कितने? बहुत सारे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है क्या क्या होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। इतने भारी भारी नाम, हम तो थक गए। और सेल कितना सा? कैसे रखें सब कुछ इसमें? इसमें सब कुछ एनकेस करने के लिए, या देखा जाए तो हमारी बॉडी में सब कुछ एनकेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन? सेल। अच्छा, ठीक है, चलो सेल। और सेल में सब कुछ एनकेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन? मेम्ब्रेन। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं, मुझे ही नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछना, मैं अपना क्वेश्चन इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मेम्ब्रेन में सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कौन? उसके लिए हमारे सेल में रहने वाला फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज, सही बात है, मुझे तो साइटोप्लाज्म बताया था मैम ने। पता नहीं क्या मैम आप अब नया शब्द बोल रहे हो, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का फ्लूइड भी और साइटोप्लाज्म का फ्लूइड भी, तो इसलिए हम बोलते हैं लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। चलो इसी बात से एक क्वेश्चन याद आया। तुमने सुना है कि प्लांट के कुछ सेल्स डेड होते हैं? याद है कोई डेड सेल का नाम? जाइलम। जाइलम पूरा का पूरा जाइलम? जाइलम के कितने पार्ट? जाइलम फाइबर कैसा है? नॉन लिविंग है। चलो पार्ट्स तो हम डिस्कस कर लेंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इन्होंने मुझे बता दिया मैम फाइबर जो है ना नॉन लिविंग है। कभी सोचा है वो लिविंग, वो नॉन लिविंग क्यों, हमारा सेल लिविंग क्यों? नेल नॉन लिविंग है लिविंग है? सोच लेना। डेड सेल्स है, क्यों? दुनिया जहान का रेक्टिफिकेशन हमें कराते रहते हैं, ये डेड है, ये लिविंग है।
हमें रीजन नहीं बताते, रीजन नहीं बताते, याद नहीं रहता। रीजन बता दिया होता तो सब बोलते जाइलम फाइबर। रीजन नहीं बताया था, इस बच्ची ने अच्छे से पढ़ा था तो इसे बेचारी को याद रह गया, बाकी सब भूल गए। तो जब भी मैं कुछ बोलूं उससे पीछे पहले कहना मैम रीजन, एंड द रीजन इज दिस इज द लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। अगर सेल में फ्लूइड नहीं होगा तो द सेल वुड बी डेड। सेल में फ्लूइड होगा, लिविंग फ्लूइड होगा, द सेल वुड बी लिविंग। एक्चुअली में यही है जो हमारी सारी चीजों को एनकेज करके रख सकता है। हमारा प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट इसी में ही सस्टेन करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्गेनेलीज जो है वो भी जो होती है हमारी सेल वॉल रह जाती है, सारा का सारा श्रिंक होना शुरू हो जाता है और जो कंटेंट है वो फिर हमारे नॉन लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या पूछ रहे थे हम आपसे क्वेश्चन? हम आपसे कह रहे थे कि लिविंग फ्लूइड कौन है? प्रोटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर क्वेरी ये है कि मैम प्रोटोप्लाज्म लिविंग क्यों है? आपने ये तो बोल दिया कि डेड सेल वो जिसके पास प्रोटोप्लाज्म ना हो, लिविंग सेल वो जिसके पास में प्रोटोप्लाज्म हो। अब अगली क्वेरी ये आ जाती है मैम इसमें ऐसा क्या है? पूछो ना, पूछते क्यों नहीं हो, बोलो। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, एंड वाटर इज द क्रेडल ऑफ लाइफ। जितने भी रिएक्शन है दुनिया जहान के वो वाटर मीडियम में ही होते हैं। तो अगर मीडियम नहीं तो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कैसे टिकेगा? टिकेगा ही नहीं। वो तो रिएक्शन से ही टिकता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन ही तो हुई। बॉन्ड फॉर्मेशन इज थैंक्स टू रिएक्शंस। तो उन वाले रिएक्शंस को सस्टेन करने के लिए हमें प्रोटोप्लाज्म की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म में जब वाटर है तो वही माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस इन सबके फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बन जाता है आपके पास नया। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? तो आज हमने एक्चुअली में अपनी बायो शुरू कर लिया और हम जान गए कि बायो का लेवल्स क्या क्या है, ऑर्गेनिज्म से लेकर सब एटॉमिक लेवल तक हम जाएंगे। ठीक, और हमने ये सभी को डिटेल में पढ़ना है। जो बेसिक हमारी स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होगी पहले चैप्टर से, लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हम सिर्फ ये जानेंगे कि लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है, और इस लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा कैसे जाए। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा सेल ही आएगा, जिसके अंदर हम प्रोटोप्लाज्म की और डिटेल में बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म किस तरह से लाइफ को सपोर्ट करता है। ये हमारे वही वाले लेवल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। ये अगेन हमारा पार्ट जो है इन्वॉल्व होना ही होना है, क्योंकि बिना रिएक्शन के, बिना बॉन्ड्स के तो हम सेल में भी बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या बॉन्ड है? पहली बॉन्ड का नाम कोवेलेंट, दूसरी बॉन्ड का नाम, तीसरी बॉन्ड, चौथी बॉन्ड या चौथे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कोवेलेंट मींस शेयरिंग, आयनिक मींस ट्रांसफर, हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली, कल भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में बनने वाली बॉन्ड, जैसे कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में बनती है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। ओके, कैसे बनी? हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर देखा है कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपने पानी उड़ेला हो और वो पानी सीक्वेंस के बजाय ऐसे ऐसे चला गया हो? होता है, ऐसा जाता है। जनरली कैसे जाता है? अगर मैं थोड़ा सा डाल के देखूं तो, डालूं क्या? है मेरे पास पानी, है, चल जाएगा काम। पानी कैसे जाता है? मतलब पानी अगर गिरता है तो जनरली लेयर में जाता है या एकदम से इधर उधर फैल जाता है? कैसा होता है? पानी अगर कम है, बहुत सारा है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन लेस ही जाएगा। लेकिन अगर आपके ग्लास से पानी गिर गया तो पानी जनरली एक लेयर बना के नहीं जाता? देखा, लेयर बना के जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर पानी गिरा है तो वो ऐसे फैलेगा, वो ऐसे लेयर बना के चलता है ना सामने की तरफ। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखती है, जैसे कि पानी इधर उधर ना जाकर अपनी एक स्टैंडर्डाइज वे बनाए रखता है। ठीक है, वो बात अलग है कि जब एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन ही कुछ चेंज हो गए तो फिर तो रिवर भी अपनी बाउंड्री नहीं देखती, अदरवाइज रिवर चल रही है ना डायरेक्टली फ्लो में, थैंक्स टू हाइड्रोजन। चलिए जी, उसके बाद हमने बोला था प्रोटोप्लाज्म एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, बोली थी ये बात। प्रोटोप्लाज्म कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो आपको नहीं दिखने वाला सॉल्वेंट में, जैसे कि
शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, टी, हाँ ठीक है, आई कैन से दैट कि वो डिफ्यूज हो जाता है, उसका जो पार्टिकल्स है। सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो इतना बड़ा होता है कि बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, जैसे कि सैंड एंड वाटर। बीच का पार्टिकल साइज जैसे कि स्मोक एंड डस्ट इन इज द एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड। वैसा ही दिखता है कुछ कुछ हमारा प्रोटोप्लाज्म भी कॉलॉइडल, हेजी। हेजी समझते हो ना ओपेक ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ठीक, क्यों दिखता है ये, क्यों कॉलॉइड है? क्योंकि उसमें प्रोटीन है। शुगर तो डिसॉल्व हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं मेजरली वो इसको बनाता है क्या, कॉलॉइड। एम आई क्लियर? श्योर। उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। हमारा जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो आउटसाइड सॉल्यूशन के रिगार्ड में टोनिसिटी के मैटर में आता है। अब ये टोनिसिटी क्या चीज है उसकी मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे भूले ना, इसीलिए फिर से एक क्विक रिकैप। ये हर चैप्टर में दूंगी। बेसिक्स का तो तुम्हें नोट्स देने का आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये तो बेसिक्स है जो तुम्हारे ब्रश अप हो रहे हैं कॉन्सेप्ट के। अगर आपको चाहिए, आपको कुछ भी लगता है वर्ड्स वगैरह लिखने हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, वो वर्ड्स मैं आपको डिक्टेशन दे दूंगी। अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिक्स के लिए, लेकिन हाँ मैं जब भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं इसी तरह से रिकैप देती रहूंगी, जिससे कि आपके दिमाग में पिछला साथ के साथ रिकॉल होता है। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ा, बायोलॉजी इज एन इंटीग्रेटेड साइंस, biology would be supported by matter and energy, biology will be supported by chemical reactions and bond. Then we said कि biology के nature को decide करने के लिए biology का structural and functional unit कौन है, हमारा cell। सेल को डायरेक्शन देने वाली है जीन। जीन जब पढ़ूंगी तो क्रोमोसोम डीएनए साथ में बोलूंगी, अदरवाइज जीन का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि जीन इज मेड अप ऑफ, वेरी गुड, डीएनए, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। उसके बाद फिर हमने बात की थी क्या, फिर हमने बोला कि हमारी जो लाइफ है, राइट, हमारी जो लाइफ है उसके अंदर अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल से चले तो हमें कहां तक पढ़ना है, मॉलिक्यूल लेवल तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, एटॉमिक लेवल तक भी पहुंचेंगे। लिविंग फ्लूइड कौन है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में मेजरली कौन है रिएक्शन का सेंटर, वाटर। कौन है रिएक्शन का सेंटर, वाटर। उसके बाद फिर हमने बात की कि जो हमारा वाटर हो या फिर हमारी कोई भी बायोमोलिक्यूल्स हो उसके अंदर बॉन्ड सपोर्टिव आएंगी, और जो बॉन्ड्स है वो कोवेलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसको हम बोल रहे हैं टोनिसिटी। बी के चीज, टोनिसिटी डील करती है कंसंट्रेशन से। सुना है पहले कभी वर्ड, दिस इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे बोला एक बारी के मैम इस सॉल्यूशन को टच मत करना, 70% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। मैं डर गई, मैंने टच नहीं किया। घर पे आई तो सोचती रही 70% हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, किसी को पता है क्या है? ज्यादातर जब भी हम परसेंट बोलते हैं तो परसेंट का मतलब होता है 100 में 70 पार्ट, 70% उसके अंदर एसिड है और केवल 30 पार्ट है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, मैं आपसे बोलूं 1% स्टार्च सॉल्यूशन, 1 ग्राम ऑफ स्टार्च इन 99 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमें मैम क्या बनाते रहे केमिस्ट्री वाले जो भी बना रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस पे बहुत ज्यादा रन करती है। ठीक, अगर पानी ना पीऊं समर्स में तो कैसा फील होगा, डिहाइड्रेटेड। क्यों? सेल से पानी खिंचने लगेगा, है ना। तो ऑब्वियसली हमें भी कंसंट्रेशन से लेना देना है, किस तरह से, थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, अगर हम अपने सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर मैं सॉल्ट से रिगार्ड करूं तो सपोजिंगली सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की।
और सॉल्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली पानी कम होगा। जैसे मैंने यहाँ 70% सोल्यूशन बनाया था, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, जिसमें पानी कम था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अगर बात करूं तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट कम, पानी। आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात अभी थोड़ी सी देर में करूंगी, अभी थोड़ी सी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी कम है और मैंने ऐसे सॉल्यूशन में अपने सेल को रख दिया, क्या होगा मेरे सेल का? सेल से पानी वाटर आउट। क्यों? वाटर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ, water will move from the region of its higher concentration to its lower concentration। यहाँ वर्ड इट्स बड़ा जरूरी है। पानी जहां ज्यादा होगा वो वहां से उस तरफ ज्यादा जाएगा जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। समझ गए ना? यहाँ हम पानी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में नहीं, तो इसलिए यहाँ ये बोलना बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपने सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं जिसके अंदर पानी कम है, तो पानी हमारे सेल से बाहर जाएगा और हमारा सेल क्या हो जाएगा? अगर हम अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जहां पर वाटर का लेवल ज्यादा है और हमारे सेल में वाटर कैसा है रिस्पेक्टिवली? कम, तो क्या होगा? सेल विल स्वेल। समझ में आ रही है बातें? यहाँ पर हमारे सेल में पानी कम था और सेल हो गया था श्रिंक। यहाँ हमारे सेल में पानी ज्यादा था, सेल का क्या हो गया? यहाँ हमारे सेल में पानी कम था और बाहर पानी ज्यादा था, तो सेल क्या हो गया? एक बारी दोबारा से देखेंगे हम इन दोनों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक, एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज हैविंग more water, less water, less water. Hypotonic solution is having more water. Hypertonic solution में हमारे सेल का क्या होगा? Shrink. और hypotonic solution में हमारे सेल का क्या होगा? समझ गए? चलो कार्तिक एक बात बताओ, याद कैसे रहेगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्ट कैसा? ज्यादा और पानी? याद कैसे रहेगा? तनीषा बताइए। तनीषा कौन है? तनीषा आप हो? आप हो, हाँ जी। हाँ वो तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा, अब मैं सॉल्ट वर्ड हटा देती हूँ, सोल्यूट ज्यादा पानी कम। याद कैसे रखेंगे? आसमा बताइए याद कैसे? मैम याद कैसे रखें? क्या मैम वो तो गया याद, और कितना याद कराओगे? है कि नहीं? ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ऐसा होता है? या ऑल प्ले नो वर्क मेक जैक अ डल बॉय? क्या है ये सेइंग? कुछ पता है किसी को? नहीं पता? तुम बहुत पढ़ते हो, तुम्हें कोई सेइंग नहीं पता। चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो द थिंग इज दिस, हाइपर, ये बड़ा हाइपर होता है मैम, इसने दिमाग खराब कर रखा है। हाइपर मतलब गुस्सा। गुस्सा किसमें ज्यादा होगा? जो ज्यादा नमक खाएगा, तो हाइपर याद रह जाएगा, उसमें नमक ज्यादा और पानी। अब याद रह जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर मैंने रखा तो वहां पानी कम है, तो ऑब्वियसली मेरा सेल हो जाएगा श्रिंक। हाइपो इसका अपोजिट। इसे एक वर्ड अगर तुमने याद रख लिया, हाइपर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब नमक ज्यादा, तो आगे का सारा कॉन्सेप्ट से वो सेम, वो तो सॉल्व कर लो। आइसोटोनिक सोल्यूशन सेम कंसंट्रेशन होगा, ना सेल स्वेल होगा ना सेल श्रिंक होगा। अगर पानी बाहर जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एनी आइडिया? एक्सोऑस्मोसिस। पानी अंदर आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कहीं कहीं यूज होंगे, बट हाँ टोनिसिटी पढ़ना जरूरी था। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब पता होना जरूरी था। तो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आई टॉक विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड परसेंटेज ऑफ वाटर। इफ आई टॉक हाइपरटोनिक दैट मीन्स सोल्यूट इज, if I say hypotonic that means solute is, क्लियर हो गई बात? चलिए जी, टोनिसिटी ऑफ सेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
वाटर के बारे में मैंने बात की थी. वाटर इज द ओनली मैन, वाटर इज द ओनली पर्सन विच कैन एक्चुअली मेक अस सर्वाइव. लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर. अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं बहुत क्विकली, ताकि कल से जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें थोड़े बहुत नाम पता हो कि कौन कौन थे जिन्होंने एक्चुअली बायोलॉजिकल वर्ल्ड को सपोर्ट किया. नहीं जाननी हिस्ट्री? मैम हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं थी मैम, आपने मना किया था. फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे, चलो कोई नहीं, थोड़ी सी पता करते हैं. साइंस का मतलब होता है टू नो. बायो की बात करें टू नो द लाइफ फॉर्म्स. ठीक, अमेरिका में बायो को लाइफ साइंसेस बोलते हैं, जर्मनी में बायो को बायो साइंसेस बोलते हैं. तो बायो साइंसेस और लाइफ साइंसेस वही है जो हम पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है. इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ द कंट्री. बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है, सबसे पहले हम इसी को स्प्लिट करना सीखेंगे, तभी हम बायो के हर एक वर्ड को तोड़ेंगे. बायो का दूसरा मतलब यही है, जो मैं तुम्हें वर्ड बोलूं उसे तोड़ दो. ठीक है, जो वर्ड बोलूं उसको तोड़ दो. जितना तोड़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें याद आता रहेगा कि हाँ इसका मतलब क्या था. तो बायो का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी. ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है. उसके बाद ही इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड देन दो ब्रांचेस है हमारे बायो की, बॉटनी एंड. बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एंड ही इज थियोसेरस, father of botany. He is supposed to be the student of Aristotle. ठीक. Then हमें approximately 500 plants जो थे इन्होंने describe किए थे of food and medicinal value. इनकी एक famous book है Historia Plantarum, which is the oldest literature in the field of botany. तो Historia Plantarum पे कई बार पूछ लेते हैं Historia Plantarum क्या है. It is a book related to the botany. पूछा नहीं जाता बहुत ज्यादा, बस आपको एक जर्नल नॉलेज दे रहे हैं जिससे कि आप जब पढ़ें और कभी आपके पास में ये वर्ड आ जाए तो आपको पता हो. हाँ, इनसे बहुत पूछा गया है क्वेश्चन. फादर ऑफ जूलॉजी अगेन कौन? एरिस्टोटल. इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें इन लोगों ने इन्होंने जूलॉजी के बारे में काफी एक्सप्लेन किया है. और कई बार ये क्वेश्चन आया भी है. फिलोसफी जूलॉजी इज द बुक बिलोंगिंग टू whom? बिलोंगिंग टू एरिस्टोटल, हु इज द फादर ऑफ क्या नाम है, बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. फादर्स याद हो गए? याद हुए कि नहीं? याद हुए कि नहीं? नहीं हुए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी याद कराते हैं. हाँ जी, फादर ऑफ बायो कौन था? एरिस्टोटल. वही कौन थे फादर ऑफ एनिमल्स ही पढ़ते हैं ना बेसिकली, उन्होंने ही बताया. और उनके स्टूडेंट का नाम थियोसेरस. अच्छे नहीं लगे क्या? दोबारा दिखाऊं? दोबारा देख लो, शक्ल से याद रह जाए शायद. थियोसेरस. ये मैं बात नहीं कर रही कौन से बीसी में थे, कौन से एडी में थे. बीसी में ही होंगे है ना? नहीं, ठीक. देखा, तुम्हें कुछ चीजें तो अपने आप ही पता चल जाती हैं. इनकी बात जरूर करूंगी. ना ये बायोलॉजिस्ट थे, ना ये फिजिक्स थे, ना ये केमिस्ट थे, फिर भी अपने टाइम का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था. He was a shopkeeper. Anton von Leeuwenhoek. ये शॉपकीपर थे और इन्होंने पहला लाइफ सेल देखा था. ड्यू टू हिज कीन इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, उनको मौका नहीं मिला कि वो इतना ज्यादा साइंसेस की स्टडी कर पाए, बट स्टिल तो he was the having the, I should say, the most developed microscope of his time, and he has observed the first life cell. डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन भी थे कोई, उन्होंने देखा था. तो फिर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने लिविंग सेल देखा था. तो इन्होंने क्या किया था? इनकी तस्वीर जिनकी है बोर्ड पे, इन्होंने लाइफ सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा. ठीक है, चलिए खैर. अभी बायोलॉजी इन एशियंट इंडिया, दो ये आपके पास में पूछा नहीं जाएगा. ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि बायो का जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है. वैदिक लिटरेचर टाइम से उपनिषद और वेदास में भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि लिविंग वर्ड इतना ज्यादा एक्साइटिंग और इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक रहा है हमेशा से कि सबने इसे पढ़ने की कोशिश की है. तो इनिशियली चांदयोग उपनिषद ने जीरजा, अंडजा और उबिजा के नाम से डिफाइन किया था ऑर्गेनिजम्स को. विविपेरस, ओविपेरस, वेजिटल. विवि मीन्स young one laying, ओवी मीन्स एग laying, वेजिटल मतलब जो टूट के डिवाइड हो जाए. ठीक है,
तो तब भी बताया था ये, तो उन्होंने ये वाले वर्ड दे दिए थे, अंडजा, जीरजा। जीरजा मतलब लिविंग बींग, अंडजा मतलब एग लेइंग। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए थे। सुश्रुत संहिता में भी बताया गया था एज इमोबाइल एंड मोबाइल एनिमल्स। तो प्लांट्स को बोल दिया इमोबाइल, हमें बोल दिया मोबाइल। वर्ड्स हैं स्थर्व एंड जनबोम। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ऐसे ही आइडिया दे रही हूँ सो दैट तुम्हें थोड़ा बहुत पता रहे कि कहाँ से शुरू हुई है बायो। अभी तक जो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए है वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। याद हो गया ना? हिस्टोरिया प्लांटारम इज कंसर्न विद, हिस्टोरिया प्लांटारम नाम ही बता रहा है। थियोसेरस की थी, बॉटनी से कंसर्न थी, और दूसरी वाली बुक जो थी वो जूलॉजी से कंसर्न थी, हिस्टोरिया एनिमलम। ओके, बाकी आपको सर्जरी भी बहुत पुरानी है, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी हम बोलते हैं सुश्रुता को। और ये क्या करते थे ना, ये इन्होंने कैटरैक्ट वगैरह की तो सर्जरी की थी, साथ में लीचेस सुने आप लोगों को पता है लीच क्या होती है? क्या होती है? हाँ, ब्लड सक करती है ना, ऐसे चिपक जाती है, जोक बोलते हैं हम उसको, हिंदी में बोलते हैं, सुना है ना? तो ये लीच की हेल्प से चेक करते थे कि किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट तो नहीं हो रहा, किसी की बॉडी में थक्का तो नहीं है खून का। क्या करते थे, लीव कर देते थे, जहां वो ब्लड नहीं सक कर पाएगी वहां पर क्या है, क्लॉट है, और जैसे वो ब्लड सक करेगी वो क्लॉट खुल जाएगा। सच अ स्मार्ट पर्सन। और डिस्कवरी किस तरह से हो रही है और किस तरह से उनका दिमाग चल रहा था इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, दैट इज हाउ यू शुड रन योर माइंड। नहीं, थोड़ा बहुत बस जानने के लिए। सिरेंडिप्टी, ये वर्ड भी कई बार आ जाता है, वैसे आता बहुत रेयर है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ये बता देती हूँ, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलियम के पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किससे बनी थी? पेनिसिलियम नटाटम से, ठीक है। पता कैसे बनी थी? एक साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, गुस्सा आ गया, सोचा आज नहीं धो रहा अपनी प्लेट्स प्लेट्स ऐसे ही छोड़कर। अगले दिन आए तो उन्होंने देखा कि जो उनका बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ अपने आप ही खत्म हो रही है। सोचा ऐसा कैसे, तो देखा वहां एक फंगस आ गई है, जहां वो फंगस है वहां वो बैक्टीरिया नहीं है। तो समझ में आ गया ये फंगस इसको मार रही है, बन गई एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। बाय चांस डिस्कवरी, बाई चांस बनी थी पहली एंटीबायोटिक जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ पेनिसिलिन, प्रोड्यूस फ्रॉम पेनिसिलियम। और कैसे बनी थी? बाई चांस उन्होंने अपना बैक्टीरिया लीव किया, बाई चांस वहां मोल्ड आ गई, लेकिन उन्होंने दिमाग तो लगाया ना, तो दिमाग हमें भी लगाना है। क्या दिमाग लगाया? क्या दिख नहीं रहा मेरा बैक्टीरिया सा, कल तो यही छोड़ के गया था, क्यों नहीं दिख रहा? तो मोल्ड आ गई। समझ गए? इसी तरह से हमारी स्मॉल पॉक्स जो कि कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, एडवर्ड जेनर सर ने देखा था कि जिसको भी काउ पॉक्स है, किसी को अगर काउ पॉक्स हो गई उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही, तो उन्हें पता चल गया काउ पॉक्स वाला जो पॉजिटिव एजेंट है वो स्मॉल पॉक्स को किल कर देगा। यहाँ भी दिमाग लगाया था। अगेन जैसे सेरेंडिपिटी, बाय चांस डिस्कवरी। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बायो में अक्सर पढ़ने को मिलते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। क्या था कोविड-19? पेंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक वो होता है जो किसी एरिया में होता है, एपिडेमिक वो होता है जो लार्ज एरिया में होता है कंपैरेटिवली, और जो फैल ही जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, पेंडेमिक, कोविड-19। समझ गए? तो किसी एरिया की डिजीज हो गई तो एंडेमिक कहलाएगी, थोड़ी सी फैलेगी तो एपिडेमिक कहलाएगी, और अगर बहुत ज्यादा फैल जाएगी तो पेंडेमिक कहलाएगी। तो इसलिए अब हमें पता होना चाहिए जब हम डिजीजेस की बात करेंगे। फिर साइंस को पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक मेथड थोड़ा सा ना के बराबर आप लोगों से एंड में डिस्कस करते हुए, कि कभी भी अगर साइंस का कोई भी क्वेश्चन हल ना हो रहा हो तो पहले अपना क्वेश्चन पूछो खुद से, फिर सोचो क्या इसका आंसर ये हो सकता है। अगर इसका आंसर ये है तो उसे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर लो, प्रूफ हो गया तो आंसर तो तुमने खुद ही खोज लिया, प्रूफ नहीं हुआ तो दोबारा सोचो, क्योंकि आंसर वही है। समझ गए क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या करोगे? सोचोगे, फिर क्या करोगे? सोचने के बाद अपना आंसर तैयार करोगे और आंसर को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करोगे। प्रूफ हुआ तो तुम्हारा, प्रूफ नहीं हुआ तो दोबारा से सोच लो। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी साइंस। That's it about the introductory biology. इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से अवेयरनेस है कि आपको बायो में क्या क्या पढ़ना है।
सबसे पहले बायोलॉजी इज एन इंटीग्रेटेड साइंस, दूसरा हमें मैटर एनर्जी का मतलब अब पता है। मैं कभी भी वर्ड एनर्जी बोलूंगी तो आपको पता होगा मैम पावर की बात कर रही है, टू डू वर्क। अब अगर मैं बोलूंगी कि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगी रिडक्शन हो रहा है तो क्या बोलोगे, मैं बोलूंगी बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, कोवेलेंट है, मतलब क्या हो रहा है। मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से वाटर टिका रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, जो कि किस किस के बीच में होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल ही तो यही था, बाकी लाइफ की बात भी की थी हमने, जीन क्रोमोसोम डीएनए अब आपको पता है। अब आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिविंग फ्लूइड व्हिच इज winding up here with this thought that from tomorrow we'll be beginning our chapters at a pace, the first chapter being the living world. We'll be starting with, you know, I think with a positive mindset. Thank you. See you tomorrow.